गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? सबकी स्टडी कैसे चल रही है? पढ़ाई कर रहे हैं ना सब लोग कि घर में बस हॉलीडे एंजॉय हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है तो बस घर में ही मस्ती चालू है, बुक तो कोई चेक नहीं कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब टाइम आएगा तो आपकी बुक्स भी चेकिंग होंगे और उसी के बेस पे एग्ज़ाम भी होगा और उसी के बेस पे रिज़ल्ट भी 7th का बनेगा। पता है ना, जैसे 6th के रिज़ल्ट मिल रहे हैं वैसे 7th के भी मिलेंगे। और हाँ बच्चों, आप लोग तो अभी 7th में आ गए, लेकिन लास्ट ईयर के जो 6th स्टैंडर्ड के आपके फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एवरी ट्यूसडे 11:30 टू 12:30 के बीच में। आप लोग आ जाइए, जिसके रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं वो आके लेके जा सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग नया टॉपिक करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने तो ये टॉपिक अभी लिया है, अभी अभी सब लोगों ने नाम पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। मकर संक्रांति, जो अभी अभी ही ये फेस्टिवल गया है जस्ट 15 को, और 15 को सबको हॉलीडे भी मिला था। हॉलीडे से याद आया होगा, हॉलीडे तो सबको याद रहता है ना। उस दिन पढ़ने नहीं मिला था, मज़े किए होंगे, बहुत बच्चों ने पतंग उड़ाए होंगे और तिल गुड़ लड्डू बहुत खाए होंगे। तो बच्चों चलो, आज एक सोचा मैंने कि चलो ये जो त्यौहार गया है इसके ऊपर ही एक हम लोग थोड़ा ऐसे राइटिंग कर लेंगे, निबंध लेखन कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये वाला टॉपिक सिलेक्ट किया है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं 2 ऐसे करवाने वाली हूँ, वो भी दूसरा टॉपिक भी बहुत मज़ेदार है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे। तो बच्चों, हेडिंग है मकर संक्रांति। अब देखो ये क्या है, एक हमारे देश का जो है एक फेस्टिवल है, यानी एक त्यौहार है। तो इसी तरीके से अगर होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कोई सा भी त्यौहार हो, तो आप उसके ऊपर ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको हर एक पैसेज में किस तरीके से आप कोई सा भी त्यौहार हो उसके बारे में लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग। मैंने कहा ना, ऐसे राइटिंग मतलब आपके जो अंदर विचार हैं, जो आपकी कल्पनाएं हैं, उसको आपके मन के विचारों को अपने कलम से यानी अपने पेन से, हाथों से अपने बुक में उतारना उसको। तो किस तरीके से जितनी अच्छी रचनाएं आप करोगे, जितना अच्छा आप लिखोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो लैंग्वेज की पकड़ है वो भी अच्छी होगी। तो चलो देखते हैं हम। मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? मोस्ट ऑफ ये जब पुराना साल हमारा ख़त्म होता है दिसंबर को, और जैसे ही जनवरी आता है, जनवरी नए साल का सबसे पहला त्यौहार है ये, है ना। नए साल का सबसे पहला त्यौहार है मकर संक्रांति। तो जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को उत्तरायण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्तरायण। मकर संक्रांति का दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन लाखों लोग नदियों में स्नान करते हैं। इस दिन घरों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू गरीबों को दान किए जाते हैं। संगे संधियों में भी तिल गुड़ बांटा जाता है। अब क्या होता है बच्चों इस दिन? एक तो इसको उत्तरायण भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाए ऐसे राइटिंग का टॉपिक उत्तरायण करके तो समझ जाना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कंफ्यूज करने के लिए नाम ऐसे दे देते हैं डीप वाले। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिन शुभ माना जाता है, पवित्र दिन है। इसमें घरों में क्या करते हैं? तिल और लड्डू, कहते हैं ना मराठी में तिल लड्डू घ्या गोड़ गोड़ बोला, ऐसे मराठी में सेंटेंस है कि तिल लड्डू खाओ और मीठा मीठा बोलो। ये लड्डू गरीबों को दान भी किए जाते हैं। ये इतना अच्छा दिन होता है ना बच्चों कि इसमें अगर आप कुछ दान करोगे तो पुण्य ही मिलता है। देखो मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे रहते हैं, तो उनको कभी कोई कपड़े दान कर देता है, कोई कुछ, मतलब जिसकी जैसी हैसियत होती है उसके हिसाब से लोग दान करते हैं। संगे साथियों संबंधियों में भी तिल गुड़ बांटा जाता है, गरीबों को देते हैं, संगे संबंधियों यानी अपने रिश्तेदारों में देते हैं। मकर संक्रांति को पतंग पर्व भी कहते हैं। देखो अब तीसरा नाम क्या है? पतंग पर्व भी है, यानी कि इसको ये मकर संक्रांति, उत्तरायण और पतंग पर्व भी कहते हैं। इस दिन बच्चे और बड़े मकानों की छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। मोस्ट ऑफ बताया ना, ऊंचाई पे ही जाके हम उड़ाएंगे, नीचे से तो जमेगा नहीं उड़ाने। तो सब उस दिन तो मोस्ट ऑफ सबके टेरिस भी खुले होते हैं, है कि नहीं बच्चों? और हम बहुत इंजॉय करते हैं टेरिस पे, पतंग तो उड़ाते ही हैं, साथ में इंजॉयमेंट भी बहुत करते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ जैसे शहरों में इन दिनों खूब पतंग उड़ाए जाते हैं। कई शहरों में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी होती है। जैसे कि हम खेल खेल में बहुत सारे खेल के कंपटीशन होते हैं बच्चों, उसी तरीके से क्या होती है, इसकी प्रतियोगिता भी होती है। यानी कि कौन सबसे ऊपर पतंग उड़ाएगा, किसका पतंग कौन कट करेगा,
इसका पतंग नीचे सबसे पहले गिर जाएगा। मतलब इसी तरह की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन भी होता है, प्राइज़ भी रखे जाते हैं। तो इससे क्या है, एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन भी होता है। मकर संक्रांत उत्साह और उमंग भरा अनोखा त्यौहार है। ये क्या है, बहुत ही उत्साह भरा और उमंग यानी बहुत ही खुशी उमंग से हम लोग मनाते हैं इसे। बहुत ही अच्छा प्यारा सा छोटा सा त्यौहार है। साल के पहले यही आता है, जब नए साल की शुरुआत होती है तो यही आता है त्यौहार, है ना बच्चों। 2020 ख़त्म होने के बाद जो 21 स्टार्ट हुआ है, उसका सबसे पहला त्यौहार तो यही था ना। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। अब एक और मज़ेदार टॉपिक पे हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इवन आपको उससे कुछ जानकारी भी मिलेगी। चलो दिखा दूँ वो टॉपिक, चलो दिखा देती हूँ। ये देखो आ गया वो टॉपिक। तो देखो ये टॉपिक क्या है बच्चों, देखो ये कौन सा वाला बर्ड है। बर्ड की पीके देख के ही आप लोग समझ गए होंगे, है ना। कितना प्यारा सा बर्ड दिख रहा है वो, और इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को होगी मेरे ख्याल से। तो जैसे ये एक टॉपिक लिया है, उल्लू एक विचित्र प्राणी। विचित्र मतलब किसे कहा जाता है, जो एकदम अलग, जिसकी विशेषता एकदम अलग होती है, उसे कहते हैं विचित्र। मतलब बहुत ही अलग हटके वाला पक्षी है ये, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक मिलता है, जैसे कोई वृक्ष, कोई ऐसा बरगद का वृक्ष हो, या फिर किसी जानवर के बारे में, शेर के बारे में, बिल्ली के बारे में, या कोई से भी जानवर, पक्षी, पौधे के बारे में अगर टॉपिक आता है लिखने के लिए, तो आपको वो किस तरीके से लिखना है, मतलब उस चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। यानी ये जो निबंध है, ये एक तरह से काल्पनिक तो नहीं बोल सकते हम, ये एक निबंधात्मक, मतलब कि एक वर्णनात्मक, यानी इसमें वर्णन करना है आपको इस चीज़ का कि ये कैसी है, कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसके रंग रूप क्या है। इस तरीके से बस उस चीज़ के बारे में हमें बताना है कि मतलब इस एस्से के द्वारा कि आपको ये देखा जाता है, टीचर ये जांच करता है कि आपको इस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज है, समझे। तो ये नॉलेज के हिसाब से ये रहता है कि आपको नॉलेज कितना है, ये परखा जाता है। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। उल्लू एक विचित्र पक्षी। संसार में तरह तरह के पक्षी होते हैं। संसार में कैसे हैं बच्चों, तरह तरह के पक्षी होते हैं, यानी बहुत सारे, देखो ना कितने सारे प्रकार है। गौरैया है, कबूतर है, कौवा है, मैना है, फाख्ता है, शक्करखोरा है, ये सब पक्षियों के नाम है। मतलब बहुत सारे प्रकार के पक्षी, रंग बिरंगे, अलग अलग रंग वाले, उड़ने वाले, बहुत सारे अलग अलग पक्षी हमारे देश में मिलते हैं देखने को हमें। उन सब में उल्लू एक निराला पक्षी है, यानी एकदम अलग है। लोग उसे अशुभ पक्षी मानते हैं। एक्चुअली लोग उसे क्या कहते हैं, अशुभ, यानी कि उसे शुभ नहीं मानते। ये इसको देखना मतलब बहुत अशुभ, अरे इसको देख लिया ये है, मतलब ये वो काम बिगड़ना है, ऐसे तरह के थॉट होते हैं। उल्लू अधिकतर खेत, खलिहान, बगीचे या खंडहरों में रहता है। देखो ये ज़्यादातर कहाँ रहता है, किसी के घर में, या जो लोग, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या अशुभ माना जाता है, तो लोग इसे देखते भी नहीं है ना, इसे भगा देते हैं अपने पास से। इसके लिए क्या अशुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हर आखिर उसमें भी तो जीव है, वो भी तो जी रहा है ना, जिंदा है ना, हमारी तरह सांस लेता है वो भी। तो ये ज़्यादातर क्या है, इंसानों से दूर, खेत में, खलिहान में, बगीचों में, या तो खंडर, यानी कि ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, ऐसी कोई बिल्डिंग जो बहुत टूट फट गई हो, बहुत पुरानी हो, जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, ऐसे जगह पे जाकर के ये रहता है बेचारा। उल्लू पेड़ के कोटर और गुफाओं में भी निवास करता है। यानी पेड़ के कोटर, यानी पेड़ के अंदर, जो पेड़ में जो जगहें होती हैं, पेड़ की टहनियों में, या तो गुफाओं में भी रहता है ये। उल्लू के सिर का भाग गोल होता है। देखो इसके सिर का जो भाग है वो कैसा है, गोल है। उसकी आंखें भी गोल होती है। उसकी आंखें भी कैसी होती है बच्चों, देखो दिख रहा है ना, टुक 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 दिखता है, गोल होती है। उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति होती है, यानी बहुत ही अलग सी शक्ति है उसकी आंखों में। वो रात को अंधेरे में भी देख सकता है, यानी कि उसको रात को अंधेरे में दिखता है। उसके कान बहुत तेज होते हैं, यानी उनके जो कान, जो उनकी सुनने की शक्ति है वो बहुत तेज़ होती है, और वो अंधेरे में बहुत साफ देख सकते हैं, जो हमें नहीं दिखता वो देख सकते हैं। वह बिना आवाज़ किए अपने शिकार पर तेज़ी से झपटा
झपट भी लेता है। ये देखो, एक खासियत इसमें ये भी है कि वो बिना आवाज़ किए उसका जो शिकार है जिसे उसे खाना है उसे अचानक से झटक भी लेता है, इसलिए उसे उड़ती बिल्ली भी कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? उड़ती बिल्ली। जैसे बिल्लियाँ कैसे चूहे को पटाख से झपट लेती है, पकड़ लेती है, उसी तरीके से क्या होता है, ये भी जो पक्षी है उल्लू, ये भी इसी तरीके से शिकार करता है, बिना आवाज़ किए सन्नाटे में तुरंत अपना शिकार को पकड़ लेता है। उल्लू फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहे, गिलहरी जैसे प्राणियों को मारकर खा जाता है। देखो, ये किसे किसे खा जाता है? चूहे को, गिलहरी जैसे प्राणी को। गिलहरी होती है ना, जो क्या करती है, फसलों को, जैसे कि खेत खलियान में ज़्यादातर ये क्यों पाया जाता है कि खेत खलियान में चूहे, गिलहरी ये सब देखने के लिए मिलते हैं ना, तो इसका भोजन तो वहीं होता है, इसके लिए ये ज़्यादातर क्या होता है, ये वहाँ पर रहता है और चूहों और गिलहरी को खाता है, जिससे कि फसल भी किसान की बच जाती है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, किसानों का मित्र हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, फसलों को जो चूहे बर्बाद करते हैं उन्हें ये चूहों को ही खा जाता है, जिससे कि फसलें नहीं बर्बाद होती है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार उल्लू किसानों का मित्र है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, किसकी उपाधि दी गई है, किसानों के मित्रों की। तो इस तरीके से बच्चों, अभी तो आप लोग सिर्फ छठी सातवीं कक्षा में, तो आप लोग ये 8 से 10 लाइन का ऐसे राइटिंग है, ये इनाफ है आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ेगी तो सिर्फ इतने से ही डिटेल नहीं, आपको और भी जानकारी और आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मार्क्स भी वो अभी आपको 5 मार्क्स का है, तो जैसे मार्क्स भी बढ़ेगा, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स के एग्ज़ाम में जैसे 9 10th में आते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है आप लोगों को कि सिर्फ इतना सा ही लिखना है, मतलब अभी के लिए ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाओ। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे खुद से सोच के, तो उतना अच्छा आपका ये हो जाएगा, उतना अच्छा आपका होगा। ये लिखने की राइटिंग, निबंध लेखन, कथा लेखन, ये सब खुद से भी प्रैक्टिस किया करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 ऐसे राइटिंग जो है इसके पीडीएफ की तो ज़रूरत नहीं है, पेज ही मैं क्लिक करके भेज दूँगी ग्रुप पर। तो आप अच्छे से अपने निबंध की, हिंदी की निबंध की बुक में नए पेज पे, दोनों को अलग अलग न्यू पेज पे लिखना है, और पॉसिबल हो तो चित्र बना लेना इनका या पिक लगा देना, अच्छा लगेगा बुक में, निबंध की बुक में होना ही चाहिए। तो सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।